आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हैदराबाद का 28 वर्षीय मोहम्मद समी, जो एक ट्रैवल एजेंट द्वारा धोखा दिए जाने के बाद सऊदी अरब में जेल में बंद था, वो अब सुरक्षित घर लौट आया है। समी ने समय पर मदद के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और मजलिस बचाओ तहरीक के नेता अमजदुल्ला खान को धन्यवाद किया। उन्होंने जिद्दा में भारतीय दूतावास को भी धन्यवाद दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। नए साल की शुरुआत और हमारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी का दिन है कि मेरे साथ में जो है शाहिदा बेगम है। ये बेचारे कहाँ नामपल्ली में रहते ना आप? नामपल्ली में रहते, ये इनके शौहर है, ये इनके फर्जंद है बेचारे, ये उनके ससुरे है। तो इन्हों जो है, जैसा हैदराबाद में आप रोज़ाना फ्रॉड हो रहा, ये जो ट्रैवल एजेंट्स है लोगों को बाहर नौकरी का झांसा देके बाहर लेके जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, अजला के लोग हैं, ट्रैवल एजेंटों के बातों में आके सऊदी अरब, यूएई चले जा रहे हैं। इतने लाख, इतने हज़ार तनख्वाह है, उतने हज़ार तनख्वाह है बोल के ये लोग चले जा रहे हैं। मगर वहाँ जाने के बाद में हालात ही कुछ रह रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले इनको हमारे मोहम्मद समीर साहब को जो है एक एजेंट ऐसे ही वादा करके ये बोला कि जैसा यहाँ पर अपने कने ज़ोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ का काम है आप लोगों को। तो ये लोगों को लेके गया। पहले तो यहाँ के रोडों पे गाड़ी चलाना मुश्किल है। सऊदी जाने के बाद में वहाँ पर टू व्हीलर तो कई रोड पे अलाउ नहीं है, और वहाँ पर टू व्हीलर चलाना सऊदी में मौत को दावत देने के बराबर है। तो एक ट्रैवल एजेंट, जो मैं समझता हूँ क्या नाम है उसका, अकबर है, ये मेहदीपट्टनम का, इन्हें क्या करा, तकरीबन 30 बच्चों को ये बोला कि वहाँ पर काम है बोल के भिजा दिया, जिद्दा को भिजा दिया। जिद्दा जाने के बाद में ये बेचारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने काम करा, 1 रुपया नहीं है। और वहाँ पर जो लेडी एजेंट थी, कोई पुलिस वाले की बीवी है, उन्हें जो बहन है पुलिस वाले की, तो उन्हें जब बुलाई तो हर कैंडिडेट पीछे वहाँ से भी चार्ज किया उन्हें 50-50 हज़ार रुपये इन लोगों को बोला के, और इन लोगों से भी 75,000 रुपीज़ लिया उन्हें। तो किस कदर ये एजेंट्स जो है लोगों को उल्लू बना रहे हैं, आप गौर करिए। उधर से भी पैसे लिया, इधर से भी पैसे लिया। तो ऐसे तकरीबन 30 माँ बाप परेशान हैं फिलहाल। तकरीबन एक 8-10 मेरे कने फिर रही। एक बच्चा जो आप देखे कि इससे पहले वहाँ तो जाके पागल हो गया, उसको वहाँ पर दौरे आ रहे बोल के हॉस्पिटल में रखे, उसको जिद्दा हॉस्पिटल में रखे। क्या नाम वो बच्चे का? आदिल बोल के एक बच्चा है, पागल हो गया वहाँ जाने के बाद में बच्चा। तो ये एजेंटों से बचिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने मंत्रियों और पार्टी विधायकों को अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने और उसे बेहतर बनाने के लिए आगाह किया है। बुधवार को अपने आवास पर आयोजित एक बैठक के दौरान, जहां पार्टी नेता नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए एकत्र हुए थे, मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि उन्होंने पिछले 1 साल में सभी मंत्रियों, विधायकों और खुद की प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल पुरानी कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट काफी हद तक पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण शासन का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए किए गए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मूल्यांकन पार्टी के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण थे। नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर कहा कि मैंने पिछले 1 साल में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद खुद को बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि मंत्री और विधायक भी अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट देखने के बाद खुद को बदलें। उन्होंने कहा कि आकलन सरकार को अगले 4 सालों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मार्गदर्शन करेंगे। मंगलवार को विध्वंस करने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आने के बाद हाइड्रा के प्रमुख एवी रंगनाथ ने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर विध्वंस किया गया था। विध्वंस अभियान 31 दिसंबर को थैनोटी कुंटा और भागिर थम्मा चिरबू खाजागुड़ा में चलाया गया था। रंगनाथन ने बयान में इस मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर उन्होंने अन्य हाइड्रा अधिकारियों के साथ मुद्दे का आकलन करने के लिए स्थान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि थेउटूनी कुंटा के लिए अंतिम अधिसूचना और FTL और बफर जोन सीमांकन पर भगीर थम्मा चिरबू के लिए प्रारंभिक अधिसूचना लगभग 8 साल पहले जारी की गई थी। हाइड्रा आयुक्त ने कहा कि 28 दिसंबर 2024 को सभी वाणिज्यिक दुकानों के लिए मालिकों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और सैंड हिकम पट्टेदारों के साथ एक बैठक
आयोजित की गई थी। दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए शफाउर रहमान खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने टिकट देगी। एमआईएम ओखला विधानसभा सीट से जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शफाउर रहमान खान को टिकट देने की तैयारी कर रही। शफाउर रहमान खान दिल्ली दंगों के आरोपों में जेल में बंद हैं। शफाउर रहमान खान ने 2019-20 में जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया में चल रहे सीए विरोधी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 दिल्ली दंगों के केंद्र रहे मुस्तफाबाद से दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट का ऐलान देने की बात कर चुकी है। अब सीलमपुर से एक और शाहरुख पठान को टिकट देने पर विचार कर रही है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि जेल में बंद शफाउर रहमान खान को उनकी पार्टी ओखला विधानसभा सीट से टिकट देगी। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाने के बाद 19 दिसंबर को एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भारत में सभी समुदाय की लीडरशिप बन सकती है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को हिस्सा नहीं मिल सकता, जबकि मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का अधिकार है। तेलंगाना के निवासियों को एक बार फिर से ठंड के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि आईएमडी हैदराबाद ने तापमान में भारी गिरावट के कारण ठंडे मौसम की भविष्यवाणी की है। तेलंगाना के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर का संकेत देता है। ठंड के मौसम का पूर्वानुमान 5 जनवरी 2025 तक मान्य है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक कुमाराम भीम में कल सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस मेरठपल्ली में दर्ज किया गया है। हालांकि हैदराबाद में ठंड का मौसम रहने की संभावना नहीं है, लेकिन आईएमडी हैदराबाद का अनुमान है कि रविवार तक शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वानुमानों को देखते हुए तेलंगाना के निवासियों, विशेष रूप से 4 उत्तरी जिलों में आने वाले दिनों में एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। उपासना स्थल कानून 1991 को लेकर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की याचिका पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है। याचिका को लंबित मामलों के साथ शामिल किया गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश जारी किया है कि ओवैसी की नई याचिका को मामले पर लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए। इस पर 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने कहा है कि अदालत इस मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही है और ताज़ा याचिका को भी उनके साथ नज़दीक किया जा सकता है। ओवैसी ने वकील फुजैल अहमद एयूबी के जरिए 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। ओवैसी ने अपनी याचिका में केंद्र को कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को निर्देश दिया था कि देश भर में धर्मस्थलों या तीर्थ स्थलों के संबंध में किसी अदालत में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल वीडियो कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मेडचल स्थित कॉलेज में छात्रावास के शौचालय में गुप्त रूप से निजी वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के चौंकाने वाले आरोपों के बाद विरोध प्रदर्शन देखा गया। घटना से छात्रों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने परिसर में सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले 3 महीनों में लगभग 300 निजी वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए थे। छात्राओं को शक है कि वारदात में हॉस्टल के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। ये भी आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने मामले को दबाने की कोशिश की और छात्रों को मुंह खोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी की थी। घटना के बाद कुछ सदस्यों और कॉलेज के छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल वीडियो घोटाले को लेकर तेलंगाना इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारी इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बढ़ते तनाव को संभालने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच अधिकारियों ने छात्राओं को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और न्याय मिलेगा। राज्य सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य भर में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी। विशेष रूप से रुपए का बजट। कैबिनेट की 44वीं बैठक में 2 अन्य प्रमुख कार्यों की पुष्टि के अलावा अमरावती में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2733 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बैठक का एक मुख्य आकर्षण नगरपालिका अधिनियम अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी देना था, जो नगरपालिकाओं को भवन निर्माण और लेआउट परमिट जारी करने का अधिकार देगा। इस संशोधन से परमिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और शहरी नियोजन में स्थानीय शासन को बढ़ाने की उम्मीद है।
इसके अलावा कैबिनेट ने क्षेत्रीय विकास को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए पीठापुरम क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भीतर 19 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। औद्योगिक विकास में चर्चा 2 प्रमुख परियोजनाओं पर केंद्रित है। रामापट्टनम में एक BPCL रिफाइनरी की स्थापना और काकीनाडा में एक हरित अमोनिया संयंत्र की स्थापना। कर्नाटका से एक और अतुल सुभाष जैसा केस सामने आया है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रमोद ने अपनी पत्नी के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि प्रमोद 29 दिसंबर को घर से बाहर गया था। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा, तब से ही वो गायब था। फिर उसका शव मिला। जब 29 दिसंबर को प्रमोद घर से निकला तो वो अपना फोन भी घर पर छोड़ के गया था। लंबे समय तक जब प्रमोद वापस नहीं लौटा तो माता पिता ने पुलिस को जानकारी दी और तलाश शुरू की गई। तलाश में हेमावती नदी के पुल के पास से प्रमोद की बाइक और बैंक पासबुक बरामद हुई। इसके बाद बैंक पासबुक पर लिखे नंबर पर संपर्क किया गया, जिसे प्रमोद के पिता ने उठाया। पुलिस ने जब उन्हें बाइक के बारे में जानकारी दी तो प्रमोद की पहचान की गई। पहचान होने के बाद प्रमोद के शव को नदी से खोजकर बाहर निकाला गया। प्रमोद बेंगलुरु में बेंच कंपनी में काम करता था। वो अपनी पत्नी के साथ होने वाले लड़ाई झगड़े से तनाव में आ गया था। इसके साथ भी ये भी कहा जा रहा है कि प्रमोद को उसके भाई बहन भी परेशान कर रहे थे। इन सब से छुटकारा पाने के लिए प्रमोद ने मौत को गले लगा लिया और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।